गुड मॉर्निंग क्लासेट्स। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारे पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, इस पुस्तक से आज हम पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आज से आपके पूरक पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। पाठ शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, भारत की खोज, ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया एक किताब है, भारत की खोज। उसी का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, पूरी किताब नहीं, बल्कि उसके कुछ प्रमुख अध्यायों को, प्रमुख कुछ बातों को यहाँ पर आपके सामने रखा गया है, पाठ्यक्रम में आपके जोड़ा गया है। ये उनके जेल यात्रा इत्यादि उन्होंने जो भी अनुभव किया है, उन सब पर आधारित है, उनके जीवन के अनुभव पर आधारित है, उन्होंने लिखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ, अहमदनगर का किला। ये इन्होंने लिखा है, अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1974 को। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, यानी कि 9वीं बार ये जेल गए हैं। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था, यानी कि 13 अप्रैल 1944 को जब ये लिख रहे हैं, उस समय उस जेल में आए हुए, कौन से जेल में? अहमदनगर का किला। यहाँ जो जेल अंग्रेजों ने बनाया था, यहाँ आए हुए इनको लगभग 20 महीने हो चुके हैं जेल में बंद। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। यानी कि जब 20 महीने पहले इनको यहाँ पर लाया गया था अहमदनगर के किले में, उस समय लगभग रात हो गई थी और अंधियारे आकाश में झिलमिलाते हुए दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। दूज का चांद कहने का मतलब द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो चांद निकलता है उसे दूज की चांद कहते हैं। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रति माह एक अमावस्या और एक पूर्णिमा पड़ती है। उसी प्रकार से हर तिथि 1 महीने बाद दोबारा आती है। यानी कि जिस दूज को यहाँ पर पहुंचे थे, यदि वही दूज उनको दिखाई देता है, दूज का चांद दिखता है, या कहें कि नया चांद उनको दिखाई देता है, तो लगभग 1 महीने का समय पूरा हो गया होता है। और ये इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं कि अब मेरे आए हुए यहाँ पर 1 महीना और बीत गया। आगे बढ़ते हैं। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। पंडित जी कहते हैं कि इनके बंदी जीवन का, कैदी जीवन का स्थायी सहचर कौन रहा है? ये चांद ही रहा है। वो इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। जिस प्रकार से अमावस्या के बाद पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, अंधेरे के बाद उजाला आता है, उसी प्रकार से एक न एक दिन इनका जो कैदी जीवन है, इनका जो बंदी जीवन है, ये या यूं कहे कि भारत में जो गुलामी का जीवन है, ये दूर होगा। ये आप सामने देख रहे हैं चित्र, ये अहमदनगर का किला है। और ये चित्र तक कब का है? चित्र के नीचे लिखा हुआ है सन 1953 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। ठीक है, तो इस चित्र को आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये उसी किले का, जिस खंड में इनको रखा गया था, जिस कमरे में इनको कैद रखा गया था, वहीं का है रूम नंबर 8, ऑक्यूपाइड बाय द ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन 1942 टू 1945। 1942 से 45 के बीच में इनको रखा गया था। ये वही कमरा है जिसके बाहर ये पंडित जी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए इसी पाठ का पहला चरण शुरू करते हैं, अतीत का भार। अतीत का भार से अभिप्राय ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भारत में इतिहास में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, और उन सब को लेकर के भारतीयों के मन की जो स्थिति है, उन्होंने जो कुछ देखा है, जो कुछ समझा है, उन सब को लेकर के इनको आगे लिखना है। और ये उसको लिखते हैं
तो उसके साथ कितनी ईमानदारी पूर्वक लिख पाते हैं, ये इनके मन में अभी भी संशय बना हुआ है। इसीलिए इसको अतीत का भार कहा, क्योंकि अतीत की बातों को लिए बिना वो अपना लेखन कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने भविष्य को तय नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बाकी जेलों में पहले ही बताया कि 9वीं जेल यात्रा है, इससे पहले जो 8 जेल यात्राएं की होंगी, उसमें जहां-जहां भी इनको कैद रखा गया वहां इन्होंने बागवानी का काम किया था, इसलिए यहाँ भी इन्होंने बागवानी गार्डनिंग का काम शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाते थे। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। वहाँ की मिट्टी, अहमदनगर किले की जो मिट्टी थी जहाँ बागवानी कर रहे थे, वो मिट्टी खराब थी, क्योंकि उसमें पत्थर थे। पथरीली थी मतलब पत्थर थे, कंकड़ थे। पुराने मलबे यानी कि किले का कोई हिस्सा जो ढह गया हो या तोड़ा गया हो, उसका मलबा, टूटा हुआ हिस्सा, और अवशेषों से भरी हुई थी। अवशेषों से भरी हुई कहने का मतलब वहाँ जो कोई भी पहले रहते थे अहमदनगर के किले में, जितने भी युद्ध हुए हैं, इनके अवशेष वहाँ पर, बचा हुआ हिस्सा जो है, वो वहाँ की याद दिलाता था। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। अगर घटनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो इससे विशेष कोई अहमियत नहीं है। भाई किले में अगर ये सब नहीं होगा तो कहाँ होगा? पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। किससे जुड़ी हुई? उस अहमदनगर के किले से जुड़ी हुई। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। यानी कि जब अकबर का राज्य चल रहा था भारत में, उस समय चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला, जो यहाँ की शासिका रही है अहमदनगर के किले की, और उसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। कहने का मतलब अकबर की सेना से युद्ध किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। किसी षड्यंत्र के कारण इसके एक अपने ही आदमी ने इसकी हत्या कर दी थी। तो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, इन सब के अवशेष वहाँ पर आज भी प्राप्त हो रहे हैं पंडित जी को। खुदाई के दौरान हमें जमीन के सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले। यानी कि जब उस किले में ये खुदाई करते थे अपने जेल के दौरान, तो वहाँ पर नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, यानी कि उस किले को कई बार बनाया गया होगा, तोड़ा गया होगा, तो पुराने जो दीवार थे उसके हिस्से प्राप्त होते थे। कुछ गुंबद और कुछ इमारत के ऊपरी हिस्से भी, यानी कि छत इत्यादि मिलते थे। हम बहुत दूर नहीं जा सके, यानी कि खुदाई करते हुए ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली थी और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, यानी कि अब ये मेहनत की बजाय अब लेखन का कार्य कर रहे हैं। पर जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। कहने का मतलब जब ये आज़ाद नहीं हो जाएंगे और अपने कर्मों के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेते, यानी कि इन्होंने जो कुछ देखा है उसके बारे में सही-सही नहीं पता कर लेते, तो उसके बारे में लिख नहीं सकते हैं। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर अर्थात होता है दूत, देवदूत, देवताओं का भेजा हुआ जो दूत होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना? न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। भूमिका अख्तियार करना यानी कि रूप लेना। बचा रहता है अतीत। इसके बाद जो बच जाता है वो है अतीत, यानी कि पिछला समय, बीता हुआ समय। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कोई विद्वान इतिहासकार अपने आप को नहीं समझते। इन्होंने इतिहास के बारे में जो कुछ सुन रखा है, जो कुछ रखा है, केवल वही लिख सकते हैं और उसका विस्तृत अध्ययन नहीं लिख सकते हैं। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। यानी कि इनके जो आज के विचार हैं,
वर्तमान जो मॉडर्न लाइफ ये जी रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी में जैसे इनका जन्म हुआ है, बताया जाता है काफ़ी संभ्रांत परिवार के थे, तो इनकी सोच में वो बड़प्पन दिखाई देता है, वो कहना चाहिए कि कुलीनता इनकी दिखाई देती है। इस कारण से ये उन सबको जब तक अपने विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर लेते, जब तक उनकी अच्छे से ट्यूनिंग नहीं कर लेते, तब तक ये कुछ नहीं लिख सकते। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। गेटे अर्थात ये एक जर्मनी विचारक हैं, दार्शनिक है ना? लेखक भी हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, नाटक ख़ासकर लिखे हैं और दर्शन के ऊपर, जीवन के दर्शन को लेकर के इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, जर्मनी के विद्वान थे। तो इन्होंने एक बार कहा था कि एक इस तरह का इतिहास लेखन, किस तरह का? जैसा जवाहरलाल नेहरू लिखना चाहते हैं। इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी कि आप अतीत की जो बातें हैं, उसको यदि आपने देखा नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी लिख देना सही नहीं माना जाता। तो उसके लिए एक तटस्थ होकर के लिखना सही है। जो कुछ मोटी बातें हैं, केवल वही लिखना अच्छा है, ज़्यादा उसको गहराई से ना लिख कर के। इससे आप क्या होता है, इससे आप अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक बचे रहते हैं। आपको इसका बोझ नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं। अतीत के बोझ के बाद अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत करता है मतलब धन्य करता है, आपको फ़ायदा पहुँचाता है। कभी-कभी यह दबाव दम घोंटू होता है। दम घोंटू कहने का मतलब आपको अधिक परेशान करने वाला। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएँ। आप जानते हैं भारत और चीन की सभ्यताएँ काफ़ी पुरानी हैं और अपने पुराने इतिहास, अपनी पुरानी सभ्यताओं को आप लेकर के चलते हैं और उस समय यदि आपको दबाव झेलना पड़े, तो आपके लिए काफ़ी परेशानी मिल सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? ये अपने आप से पूछ रहे हैं पंडित जी कि इनकी विरासत क्या है? विरासत हेरिटेज, धरोहर। मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? उत्तराधिकारी यानी कि इसके आने वाले पीढ़ी, है ना? किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, किसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया? मानवता लगभग 10,000 साल से अधिक हो चुका है, तो एक जीव से लेकर के मानव तक का जो सफ़र इन्होंने सफ़र तय किया है मानव ने और उन्होंने जो सभ्यता विकसित की है, क्या उसका, उसकी विजयों के उल्लास का, क्या मानव ने लगातार जीवन को लेकर के जो तरक्की की है, जो उन्नति की है, क्या उन सब के उल्लास का, या यूँ कहें कि हमारे भारत में ही देखा जाए तो इतिहास में कई प्रकार के जीत हुई है। धर्म पर धर्म की जीत हुई है अधर्म पर, असत्य पर सत्य की जीत, या देखा जाए तो और भी जो आक्रमणकारी हुए हैं, विदेशी आक्रमणकारी शुरुआती, उनको भी भारत में जीता है, या उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का। और कई बार ऐसा हुआ है कि हार का सामना भी करना पड़ा है। मुगलों से हार का सामना करना पड़ा, अंग्रेजों के भी हम गुलाम रहे। तो क्या इन सब का मैं उत्तराधिकारी हूँ? मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों से पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, या फिर उस आश्चर्यजनक मानव के साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई है। अन्य अनेकानेक बहुत सारे खोज किए हैं इंसानों ने, बहुत सारी बातें इंसानों ने अ, तय की हैं, बहुत सारा सफर तय किया है। तो क्या मैं इन सब का वारिस हूँ? ये अपने आप से प्रश्न करते हैं कि क्या मैं इन सब का वारिस हूँ? साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। यानी कि ये अपने आप को केवल एक भारतीय न कह करके अपने आप को एक मानव कहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी कि मानव सभ्यता, किस आधार पर हम अपने आप को मानव कहते हैं, इसके बारे में ये बताना चाहते हैं। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। यानी कि जिस तरह से बाकी देशवासी भी हैं, उसी प्रकार हम भारतवासी भी हैं, तो हम में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है ना? इसलिए ये अनोखी नहीं है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, यानी कि
अलबत्ता बल्कि बल्कि एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बनता है और हमारा भावी रूप बनेगा। यानी कि हमारा साहस, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत और हमारी समझ। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। यानी कि इतिहास में लोगों ने मानवता के विकास को लेकर के जो कुछ भी किया, और हम एक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते हम उसको कैसे आगे ले जाते हैं, यही एक दबाव इनके मन में घर किए हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ। इनको लगता है कि आगे लिखने के लिए ये जो उद्देश्य लेकर के चले हैं कि मुझे इन सब के बारे में लिखना है, तो ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। ये चाहकर भी उसकी गहराई तक नहीं पहुँच सकते हैं। जितना भी लिखेंगे, ये केवल उसका सतही स्पर्श होगा, केवल टच कर सकते हैं उन बातों को, उसकी गहराई को ये नहीं लिख सकते। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कह रहे हैं। तो आज के पाठ से आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी समझ में आई होगी, है ना? तो इसके बाद हम अगली कक्षा में इसका अगला अध्याय पढ़ेंगे, तलाश। तलाश में है भारत के अतीत की झांकी। इसी प्रकार से धीरे-धीरे करके हम अपने इस पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, इसके पाठों का अध्ययन करेंगे। और आज के लिए आपका कार्य दिया जाता है कि इस पाठ को बार-बार सुनें, अपनी किताब से पढ़ें, और पढ़ने के बाद कोई 10 आपको एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बनाने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न आप बना करके आप पोस्ट करेंगे ग्रुप में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।